दोस्तों एसईएमई सोलर होल्डिंग्स इसका आईपीओ बाजार में 6 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 के बीच में खुलता हुआ आपको नजर आएगा। फेस वैल्यू इसके शेयर की रखी गई है ₹2 प्रति शेयर और प्राइस बैंड होगा ₹275 से ₹289 प्रति शेयर और लॉट साइज होगा 51 शेयरों का। दोस्तों ये जो टोटल इशू साइज है वो 2,900 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 395 करोड़ रुपए ये फ्रेश इशू है। ये पैसा जो है वो कंपनी के पास जाने वाला है और उसके अलावा ओएफएस ऑफर फॉर सेल 505 करोड़ रुपए का है, जो कि प्रमोटर्स जो है अपना स्टेक सेल करके निकलेंगे। दोस्तों यहां पर क्यूआईबी कैटेगरी के लिए ये इशू 75% रिजर्व रखा गया है और रिटेल के लिए 10% रिजर्व रखा गया है। एनआईआई एचएनआई की बात करें तो यहां 15% इशू रिजर्व है। इशू ओपन और क्लोज की डेट मैंने आपको बता दी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 11 नवंबर को होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको ये शेयर नहीं मिलता तो 12 नवंबर 2024 को ये आपको रिफंड हो जाएगा। ये शेयर आपको अगर मिलता है तो 12 नवंबर 2024 को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और लिस्टिंग होगी इस कंपनी की 13 नवंबर 2024। तो एक और कंपनी एसीएमई सोलर होल्डिंग आपके सामने होगी बाजार में ट्रेड करने के लिए 13 नवंबर 2024 को। दोस्तों आपको किस तरह से अप्लाई करना है? रिटेल में मिनिमम एक लॉट के लिए 51 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 14,739 रुपए और रिटेल में मैक्सिमम आप एक एक करके बढ़ेंगे 13 लॉट तक जाएंगे 663 शेयरों तक आपको अप्लाई करना है 1,91,607 रुपए। एसएचएनआई में मिनिमम 14 लॉट में आप जाएंगे 714 शेयरों के लिए 2,06,346 रुपए आपको लगाने होंगे और एसएचएनआई में मैक्सिमम आप एक एक करके बढ़ेंगे 67 लॉट तक जाएंगे 3,417 शेयरों के लिए 9,87,513 रुपए आपको लगाने होंगे। बीएचएनआई में मिनिमम 68 लॉट के लिए आपको 3,468 शेयरों के लिए 10,02,252 रुपए लगाने होंगे। तो इस तरह से आप जहां भी अपने आप को फिट पाते हैं वहां पे एप्लीकेशन लगाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। ध्यान रखिए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का मतलब होता है वैसी एनर्जी जो कि आप पैदा करें और फिर से आप पैदा करें तो फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, जैसे सूर्य से या फिर हवा से। तो कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी जो है भारत में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक है जो कि हवा से और सूर्य से सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करती है। कंपनी स्पेशलाइज करती है डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, ओनरशिप में, ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में। यानी कंपनी इन सब चीजों में मेंटेनेंस में डेवलपमेंट करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ओनरशिप कंपनी का ही पूरा प्लांट होता है। इसमें कंपनी सारा काम करके रखती है। लार्ज स्केल का इसका काम होता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर और जिसमें कि कंपनी की जो टीम है, इन हाउस टीम है। कंपनी किसी को यहाँ पर आउटसोर्स नहीं कर रही है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की ईपीसी की जो डिवीजन की टीम है कंपनी खुद ही करती है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम कंपनी की ओएनएम टीम करती है और कंपनी जो इससे जो बिजली पैदा होती है कंपनी उसको बेचती है, अलग अलग कस्टमर्स को बेचती है, जिसमें कि कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें बेच रही है। दोस्तों कंपनी के जो डेटा है उसको ध्यान में रखिए। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की ऑपरेशनल जो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है वो 1320 मेगावाट की है सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंदर और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है वो 1650 मेगावाट की है, जिसमें से कि 1500 मेगावाट कंपनी का सोलर पावर प्रोजेक्ट है और 150 मेगावाट कंपनी का विंड पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी को अवार्ड हुए हैं प्रोजेक्ट कैपेसिटी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है 2380 मेगावाट के, जो 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का है और 330 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है और 1250 एफडीआरई प्रोजेक्ट है। एफडीआरई जो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ में है इन आईपीपी बिजनेस, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बिजनेस। एंड टू एंड वैल्यू चेन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इन हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, ईपीसी एंड ओएम टीम है जो कि मैंने आपको बताया। एन एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है जिसका कि डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का कंपनी यूज करती है और लॉन्ग टर्म स्टेबल कैश फ्लो कंपनी के हिसाब से बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रही है और एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेस है, जहां से इनको फंड हो सकता है वो मिल रहा है। डिजाइन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग है लीडिंग टू ग्रेटर एफिशिएंसी।
एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम, और 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 214 परमानेंट एम्प्लॉय थे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। दोस्तों बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आइए समझते हैं फाइनेंशियल कंपनी का। 31 मार्च 2022 को कंपनी के पास 10,887 करोड़ रुपए के एसेट्स थे, जो कि 2023 12,186 और 2024 13,394 और अभी फिलहाल 2024 30 जून को 13,985 है। इसका बैकअप आप देखिए, यहाँ पर टोटल बोरोइंग यहाँ 7,563, 8,657, 8,217 और 9,319। दोस्तों समझने वाली बात यह है कि पावर जनरेशन कंपनियां जो है लोन के आधार पर ही देखिए काम करती हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, पैसे जरूरत होते हैं, लैंड की जरूरत होती है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने होते हैं, तो बिना बोरोइंग के काम चलेगा नहीं। तो ये एक सामान्य बात है इस इंडस्ट्री के लिए। रेवेन्यू की बात करिए, देखिए 1562 करोड़, 1361 करोड़, 1466 करोड़ रेवेन्यू आपको घटते हुए क्रम में मिल रहा है। लेकिन आप अगर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे तो वो बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, 62, देन लॉस, देन फिर बढ़ गया। और अभी फिलहाल 1,39 करोड़ लाख रुपए का प्रॉफिट है फर्स्ट क्वार्टर 25 की बात अगर करेंगे तो, और 340 करोड़ इन्होंने बेचा हुआ है। नेटवर्थ कंपनी का 1942 करोड़, जो कि 3 साल पहले 1908 करोड़ था, और रिजर्व्स कंपनी के पास है 1837 करोड़ 68 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक पावर कंपनी जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की इसके बैलेंस शीट यहाँ पे और सेल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो ये हाई प्राइस बैंड पे जब लिस्ट होगी, अगर अपने हाई प्राइस बैंड पर ही लिस्ट हुई तो 17,846 करोड़ रुपए पर ये लिस्ट होगी। आरओई जो है वो 2.93%, डेट इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा 3.89 जो कि रहना स्वाभाविक है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 0.07%। प्राइस टू बुक काफी हाई है 7.77, और पैट मार्जिन नगण्य है, बिल्कुल नहीं है। अब जैसी कि उम्मीद थी दोस्तों, पोस्ट आईपीओ अगर आप देखें 9 पैसा का ईपीएस रहेगा और 3,147 का पीई है दोस्तों। माइंड ब्लोइंग इसका वैल्यूएशन है। कंपनी ने अपने आप को कंपेयर किया है अडानी ग्रीन के साथ और रीन्यू एनर्जी के साथ। तो अडानी ग्रीन का अगर आप पीई देखेंगे, ईपीएस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 6 का, और जो इनका ईपीएस है अडानी ग्रीन भी कंपेरेबल नहीं होता है। जानते हैं अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां जो है जबरदस्त इन्फ्लेटेड रहती हैं, 291, और यहाँ देखिए 10 के आसपास का ईपीएस है और 48 का यहाँ पीई है। अब दोस्तों जो कंपनी पैसा ले रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेगी आउटस्टैंडिंग का, बोरोइंग का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का, यानी कि जो पैसा कंपनी ओएफएस वाला है वो तो आप अलग निकाल दीजिए, और जो पैसा कंपनी के पास जा रहा है उसका जो है लोन से के लिए पेमेंट किया जाएगा। दोस्तों इस आईपीओ के पॉजिटिव्स पर आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव ये होगा कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर इस समय जबरदस्त जो है वो फोकस की हुई है और चाहती है कि पोल्यूशन का लेवल घटे और साथ ही साथ जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट में देश सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बैकअप है यहाँ पर, और गवर्नमेंट बैकअप कब तक रहता है ये तो अभी हम लोग नेगेटिव जब करेंगे तो उसमें देख लेंगे। गवर्नमेंट का बैकअप फिलहाल चल रहा है। गवर्नमेंट काफी सारे इंसेंटिव्स स्कीम्स की घोषणा किए हुए हैं ताकि जो है सोलर क्षेत्र में जो है वो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने। लेकिन ये सोलर लगवाने का काम नहीं करती, आप ये ध्यान रखिएगा कि सोलर लगवाने का काम नहीं करती, कि छतों पर सोलर लगाने का काम ये नहीं करती। ये सोलर या विंड के माध्यम से एनर्जी जनरेट करती है और अपने कस्टमर्स को बेचती है, मतलब बिजली बेचती है, बिजली जनरेट करके बिजली बेचती है। तो इन दोनों सेक्टर में गवर्नमेंट का जो बैकअप है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर जो है वो इस समय काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साल 2012 की तुलना में अगर आप 2024 के कैपेसिटी की बात करेंगे तो काफी ज्यादा वो बढ़ चुका है, कई गुना बढ़ चुका है। और सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस जबरदस्त है और गवर्नमेंट चाहती है कि सोलर और विंड दोनों ही माध्यम से जो एनर्जी का जनरेशन है वो चलता रहे। कंपनी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि कंपनी सोलर और विंड एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकती है और उसे अपने कस्टमर्स को बेच सकती है। नो डाउट ये उसकी खासियत है। अब लेकिन जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं वो उस फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल लास्ट के 3 साल में आपको इसका गिरता हुआ रेवेन्यू एक चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात अगर कंपनी स्पेसिफिक नेगेटिव्स की बात करेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन है, पैट मार्जिन है, वो भी काफी कम आपको नजर आ रहा है। अब मैं आपको केवल और केवल नेगेटिव बताऊंगा। तो अगर सेक्टर के नेगेटिव की बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, कंपनी ऐसा कह रही है कि सेक्टर जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। कंपटीशन कहाँ आता है? कंपटीशन आता है जब
पावर आप जनरेट कर लेते हैं और पावर जनरेट करने के बाद उसको सेल करने जाते हैं। तो जब सेल आप करने जाते हैं तो उसको आप बिडिंग लगाते हैं, तो बिडिंग में ही ज्यादा कंपटीशन आपको समझ में आ जाता है। अब जहां अडानी वगैरह की कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, उसके साथ अब इनको कम्पीट तो करना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से बिडिंग करते समय लोएस्ट बिडिंग जो है वो लगानी पड़ेगी और उस हिसाब से आपको माल अपना बेचना पड़ेगा, यानी कि पावर यहाँ पे बेचना पड़ेगा। दूसरा रिस्क फैक्टर अगर आप बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो अगर कंपनी टाइमली एग्जीक्यूशन, जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि करीब 2300 मेगावाट जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर इसका टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है कंपनी के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट का। दोस्तों इसके अलावा कंपनी पावर परचेज एग्रीमेंट फाइनल करती है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इटसेल्फ एक नेगेटिव फैक्टर जो है वो प्ले कर सकते हैं, जो कि कंपनी के रेवेन्यू को इन फ्यूचर खराब कर सकते हैं। कंपनी ने पावर जनरेट नहीं किया, टाइमली उसको नहीं भेजा, या पावर जनरेट करने में किसी तरह की दिक्कत आई, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में पावर परचेज एग्रीमेंट के अंदर कंपनी को पेनाल्टी देना पड़ता है। दोस्तों कंपनी के जो लार्जेस्ट 10 ऑफ टेकर्स हैं, यानी कि कस्टमर्स हैं, वो कंपनी के करीब करीब 88% रेवेन्यू का हिस्सा होते हैं, जो कि एक जबरदस्त तरीके से कंपनी को रिस्क में रखती है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ACME जो है कंपनी, ACME क्लियर टेक से पूरा अपना कच्चा माल लेती है, यानी कि पीवी मॉड्यूल्स जो है वो वहीं से लेती है, यानी अपने सब्सिडियरी से लेती है, ACME क्लियर टेक से लेती है। तो इनसे इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट करके रखा हुआ नहीं है, जो कि भविष्य में इनके जो भी सप्लाई वगैरह आ रही है उसमें रुकावट आ सकती है, वो कंपनी ने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरी तरफ ACME क्लियर टेक के ऊपर दोस्तों ईडी का जो है वो केस भी चल रहा है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने ये घोषित किया है कि FDRE जो प्रोजेक्ट्स है, FDRE प्रोजेक्ट और पंप वाले जो स्कीम्स हैं, पंप वाले जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट, उसमें कंपनी को कमीशनिंग का जो है वो अनुभव अभी है नहीं है, कंपनी उसको सीख रही है कंपनी के, तो ये एक रिस्क फैक्टर कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है। और कंपनी के जो प्लांट हैं, कंपनी का जो पावर प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, ये 3 राज्यों में है। तो कंपनी का ये कहना है कि यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होता है तो वहां कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव्स यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और नेगेटिव मुझे लगता है कि ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से आपको इस आईपीओ को देखना चाहिए। अब मेरी जो ओपिनियन है वो मेरी अपनी है, मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में होगा कि नहीं, इस पर मुझे अभी फिलहाल डाउट है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई हलचल ग्रे मार्केट प्रीमियम पर फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। तो मैं अभी फिलहाल वेट करूंगा और देखूंगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पे डाउट की स्थिति है। दोस्तों क्या इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं? दोस्तों मुझे लगता है कि पावर सेक्टर की कंपनी को ही अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देना है, तो और भी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुकी हैं, आपको वहां पर राह देखनी चाहिए। फिलहाल इस कंपनी को कुछ समय देना चाहिए आपको, ताकि ये अपने आप को बाजार के कसौटी पर कस के दिखाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को ACME होल्डिंग्स के आईपीओ के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। थैंक यू सो मच।